आयकर विभाग के सभी अधिकारीगण, गोरखपुर के सभी उपस्थित महानुभाव, नागरिक बंधुओं, आयकर विभाग के पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर पहली बार देश की वित्त मंत्री का आगमन महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर हुआ है। मैं उनका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से, यहाँ के सभी आयकर दाताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरा के रूप में विख्यात है। गोरखपुर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली है। यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की पावन जन्मभूमि और 50 किलोमीटर की दूरी पर उनकी पावन महानिर्वाण स्थली कुशीनगर है। गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली मगहर है, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर प्रभु श्री रामलला की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम भी आता है। 200 किलोमीटर की दूरी पर यहां से बाबा विश्वनाथ का धाम काशी की पावन नगरी आती है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही विख्यात रहा है और आज भारत की माननीय और यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स के इस मुख्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश के विकास की धुरी हमारा वित्त मंत्रालय होता है और इससे पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में वे देश की रक्षा मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा हुई थी और उस समय उन्होंने एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को दिया था। उन्हीं के सुझाव पर मैंने अपना प्रस्ताव भेजा था, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और अंततः उत्तर प्रदेश के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिनमें काफी बड़ा निवेश भी आया है और भारत की सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है। लगभग 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस हाईवे के लिए जब जीएसटी काउंसिल की बैठक में आप लखनऊ में पधारी थी, तो उस समय आपने बैंकों को इसके लिए तैयार किया था कि वे इसके लिए फाइनेंस करें और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ अगले वर्ष आने जा रहा है। उससे पूर्व हमारा प्रयास है कि हम गंगा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर सकें। प्रदेश और देश के विकास के लिए आपकी एक सकारात्मक दृष्टि अभिनंदनीय है और मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं भारत आज दुनिया के अंदर एक बहुत तेजी के साथ उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था है और किसी देश के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि जब वह अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, तब वह उस देश को इस मामले में पीछे धकेल रहा है जिस देश ने लगभग 200 वर्षों तक उस पर शासन किया हो। ब्रिटेन 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, लेकिन
जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश के अंदर इनकम टैक्स के द्वारा अपने टैक्स पेयर के लिए जो 7 हब निर्मित किए जा रहे हैं, उनमें से एक गोरखपुर भी बनाया जा रहा है, जिसमें इनकम टैक्स के जो टैक्स पेयर हैं, जो आयकर दाता हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए, उनकी किसी भी प्रकार की असुविधा को दूर करने के लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ देश की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी जीडीपी को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है, तो प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज देश का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अंदर बैंकों ने भी, अगर हम रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को ही देखें, तो यहां पर होने वाले निवेश में सर्वाधिक बैंकों का जो योगदान मिला है वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं कि बिजनेस बढ़ रहा है। एक शेड्यूल रेशो, जब हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश का 44-45% था। आज यह बढ़ करके, मैंने कल ही SLBC की बैठक ली थी लखनऊ में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब ये लगभग 60% के आसपास पहुंचने जा रहा है। यानी 44-45% से बढ़कर के 60% तक पहुंचना। और हमने लक्ष्य दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसको 65% तक पहुंचाना है। लेकिन उतनी तेजी के साथ यह भी साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स भरने वालों को, ITR का जो रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। 2014 में केवल 1,45,000 लोग यूपी के अंदर इनकम टैक्स का रिटर्न भरते थे, और आज ये संख्या 12 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और ये होना भी चाहिए, हमारा राष्ट्रीय कार्य है। अगर टैक्स पेयर से हमने पैसा लिया है तो पैसा ईमानदारी के साथ सरकार के खजाने में जाना चाहिए, और सरकार भी उसको और सरलीकरण करने का कार्य कर रही है, जिससे एक टैक्स पेयर को भी सुविधा हो, और साथ साथ हम लोग जो पैसा सरकार का है, क्योंकि यही पैसा जब टैक्स के रूप में कलेक्ट होता है, चाहे वह इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे वह GST के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में जो भी पैसा आएगा, यही देश के विकास में आगे बढ़ पाएगा और देश की इकोनॉमी को या ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और हम सबको इस दिशा में पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। बेहतरीन समन्वय के माध्यम से, संवाद बना करके इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो तेजी के साथ यह देश दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 देश के प्रत्येक नागरिक को एक लक्ष्य के रूप में दिया है। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हमें चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प का मतलब सबसे बड़ी भूमिका होगी नागरिक कर्तव्य की। एक नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितनी ईमानदारी के साथ कर पा रहे हैं, और नागरिक कर्तव्य किस रूप में? उसका रूप वही है कि मेरा जो कुछ भी है इस देश के लिए है, इस समाज के लिए है। देश को हम भी अपने स्तर पर कुछ योगदान दे पाएंगे। एक सामान्य टैक्स पेयर उस रूप में योगदान दे सकता है, एक नागरिक अपने रूप में उसका योगदान दे सकता है, एक व्यापारी अपने रूप में उसका योगदान दे सकता है, अधिवक्ता अपने क्षेत्र में इसमें योगदान दे सकता है। अलग अलग फील्ड का व्यक्ति अगर ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है
तो हम राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में हम सब का भी योगदान होगा। और आज प्रदेश के अंदर बैंकों ने जिस तेजी के साथ लोगों के साथ सहभागी बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, चेंज आया है, परिवर्तन, बहुत परिवर्तन आया है। आज तो बड़े पैमाने पे कोई भी नौजवान जाता है, बैंक उसके लिए सदैव खड़ा रहता है। हाँ, औपचारिकता तो हमें पूरा करना पड़ेगा और उन औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ने जिस तरीके से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है, तो एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान है। चाहे वह जनधन की योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो। एक स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई पूछता नहीं था,